नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में और हिंदी के पेपर 1 के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं तो हिंदी में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं और लिखित टाइप के क्वेश्चन पेपर की अगर बात की जिसमें आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जहां की परीक्षा लिखित हो रही है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जो एक प्रकार से लिखित टाइप की परीक्षा करवाते हैं, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत सारी चीजें आपको आज क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले जो कि परीक्षा में आपके सीधे तौर पर आते हैं 2025, 2026, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो बीए के 6 सेमेस्टर में हिंदी के पहले पेपर में आपको क्या पढ़ना होता है? भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में आपको जानना होता है। ठीक है, हिंदी भाषा की अगर बात की जाए, देवनागरी लिपि की बात की जाए और भाषा विज्ञान की बात की जाए, तो 3 टॉपिक अपने आप में है, बड़े बड़े अपने आप में एक जो है ये 3 टॉपिक या 3 मेथड ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर 3 टर्म्स के बारे में समझना। भाषा विज्ञान पहला टर्म, दूसरा टर्म है भाषा विज्ञान, मतलब पहला है भाषा विज्ञान, दूसरा हिंदी भाषा और तीसरा देवनागरी लिपि। ठीक है, तो इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं आपकी बार। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर दिया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बहरहाल हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए भाषा विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बेटा सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चंस, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न क्या आ चुका है भाई, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय में कैसे भी आ सकता है, ध्यान से लिखेंगे। देखिए भाषा और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बनता है भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा का अलग अर्थ होता है, विज्ञान का अपना एक अलग अर्थ होता है। तो दोनों का पृथक पृथक अर्थ जो है मीमांसा से स्पष्ट हो चुका। मीमांसा माने कि जो तर्क मीमांसा या ज्ञान मीमांसा है, जो विद्वानों ने एक प्रकार से तर्क कुतर्क किया है, उन सभी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका अर्थ ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है। किसका? ठीक है, भाषा का भी अलग अर्थ और विज्ञान का भी अलग अर्थ। ठीक है, भाव अभिव्यक्ति की मौखिक साधना, भाव अभिव्यक्ति की मौखिक साधना को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से वाक्य या भाषा कही जाती है और विशिष्ट ज्ञान सम्मत उसकी मौखिक अथवा लिपिबद्ध की अभिव्यक्ति विज्ञान कहलाती है। यानी जब हम उसको लिखते हैं या उसके तमाम प्रकार के नियमों को सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्धता के साथ जब उसको एक प्रकार से डिनोट करते हैं तो चीजें आपकी क्या हो जाती है बेटा? तो चीजें आपकी हो जाती है क्या? तो चीजें आपकी हो जाती है विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा होती है बेटा क्या? भाषा होती है विशिष्ट ज्ञान। क्या होता है? भाव अभिव्यक्ति की मौखिक साधना या मौखिक माध्यम। भाव जो आपके अंदर भाव है, विचार है, उसको जब हम बोलते हैं तो वो भाषा के द्वारा ही बाहर निकलती है। भाषा ही हमको अन्य पशुओं से अलग करती है, क्योंकि अन्य पशु जो पशु होते हैं वो बोली बोलते हैं और बस केवल हम लोग होते हैं इंसान, वो केवल भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान, यानी भाषा से हम क्या करते हैं? अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं और उसी भाव की अभिव्यक्ति को एक सिस्टमेटिकल वे में, एक व्यवस्थित क्रम में, एक क्रमबद्धता के साथ लिपिबद्ध कर देना, लिख देना कि हम किस नियम से बोलते हैं, किस कायदे से बोलते हैं, कैसे बोलना चाहिए, किस समय कैसा बोलना चाहिए। ये सब चीजें जो होती है विज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी बोलने के तौर तरीके बेसिकली इसमें शामिल किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये होगा भाषा और विज्ञान का अलग अलग अर्थ। भारतीय भाषाविदों ने में खास करके डॉक्टर मंगलेश शास्त्री जी का मानना है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशिष्ट या विशेष भाषा की रचना और इतिहास का और अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अलग अलग बोलियों का, अलग अलग भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विशेषात्मक अध्ययन किया जाता है। उनकी विशेषता भी समझी जाती है और उनके बारे में एक भाषा की या एक बोली की दूसरी बोली से तुलना, एक भाषा की दूसरी भाषा से तुलना करी जाती है।
ऐसा मंगलेश शास्त्री जी का मानना है। समग्रता अगर देखें तो भाषा विज्ञान भाषा के संपूर्ण कलेवर का अध्ययन करता है। कलेवर माने होता है कि भाषा के संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करता है, ठीक है। भाषा संबंधी अंत मतलब कि अनंत सवालों का उत्तरदाता भी भाषा विज्ञान, भाषा से रिलेटेड जो भी सवाल जो भी प्रश्न मन में उठते हैं विद्वानों के, उन सभी का उत्तर भी भाषा विज्ञान देता है। इसके साथ साथ जैसे कि ध्वनि क्या है, रूप क्या है, वाक्य क्या है, अर्थ क्या है, और अन्य भाषा तात्विक अनुभाग जो होते हैं उनके व्याख्याता रूप में भाषा विज्ञान की स्वीकृति की गई। यानी भाषा विज्ञान के अंतर्गत इसके वैसे क्षेत्र के अंतर्गत ध्वनि क्या कहते हैं, जैसे ध्वनि वर्ण समझते हैं। ध्वनि भाषा क्या है, ध्वनियों की एक व्यवस्था होती है, जैसे कि क ख ग घ अंग, ये सब क्या है, ध्वनि है। इन्हीं ध्वनियों को लिपिबद्ध कर देना ही लिपि कहलाता है, ठीक है। जैसे का ध्वनि को, जो का मैंने बोला क, तो का ध्वनि को एक प्रकार से देवनागरी लिपि में ये का लिखते हैं। इसी का ध्वनि को एक प्रकार से अंग्रेजी में ये लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग लिपियों में लिखते हैं। तो लिपि जो होती है वो भाषाओं को लिखने की एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, लिखने का रूप होता है। तो भाषा विज्ञान क्या करता है, वो एक प्रकार से क्या करता है, ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ और इन सभी से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी को हमको देता है। यही नहीं, उच्चारण कैसे करना है आपको, उसका प्रयोग धर्म कैसे है, यानी किसी भी शब्द का प्रयोग कहां पर करना है, ये मीमांसक भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। यानी जब जो कुछ भी भाषा से रिलेटेड, बोलने चालने से रिलेटेड चीजें होती हैं वो व्यवस्थित क्रम में सुसंगठित तरीके से भाषा विज्ञान में निहित होती हैं, ठीक है। समस्याओं का समाधान भी भाषा विज्ञान करता है, भाषा से रिलेटेड समस्याओं का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शब्द मतलब एक होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ उस शब्द का। अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, ये अर्थ रुपया पैसा वाला अर्थ नहीं है, ठीक है। ये अर्थ वो वाला अर्थ शास्त्र वाला अर्थ नहीं है। ये अर्थ है बेटा किस चीज वाला, ये अर्थ है आपका शब्दों का जो अर्थ होता है ना, शब्द, अर्थ, वाक्य, रूप, रूपिम, स्वनिम, ठीक है। ये सब आप पढ़ते होंगे। तो वो इसका अर्थ मतलब अर्थ माने होता है मीनिंग। तो भाषा का प्रधान तत्व होता है अर्थ। शास्त्रीय संज्ञा के रूप में अनेक विध है, जैसे कि अर्थ विज्ञान हो गया, अर्थ विचार हो गया, अर्थ तत्व हो गया, अर्थ बोधन शास्त्र, अर्थ को जानने वाला शास्त्र। अर्थ के तमाम तत्व होते हैं जो कि वो बताते हैं कि भाई किस शब्द का क्या अर्थ होगा। अर्थ पर विचार, ठीक है। अर्थ विज्ञान यानी कौन से शब्द का क्या अर्थ होगा, ये सारी चीजें। अर्थ तत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेमेंटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमेंटिक्स। आशय यह है बेटा कि भाषा के अर्थ भाग का अध्ययन, विश्लेषण अर्थ तत्व या अर्थ विज्ञान का विषय होता है, ठीक है। अर्थ शब्द प्रतिभा का समानार्थी शब्द होता है, समान धर्मा शब्द है। भारत में अर्थ विषयक अनुचिंतन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। पतंजलि, कात्यायन, महर्षि वेदव्यास, पाणिनि आदि तमाम प्रकार के व्याकरणाचार्यों ने, ठीक है, विशिष्ट अर्थ मीमांसक हुए हैं। ये सब महर्षि व्यास ने पारिभाषिक अर्थ में अर्थ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, वही जिसमें अर्थ तत्व यानी प्रतिभा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य संकेत होता है। यानी एक प्रकार से अर्थ तत्व माने होता है प्रतिभा, बेसिकली उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य रखा। तो अर्थ विज्ञान में चीजें होती, किसी भी शब्द का क्या अर्थ होगा, ठीक है, वो सब चीजें उसमें। अर्थ का क्या महत्व होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। अर्थ का महत्व बताइए। देखिए, ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि भाषिक तत्व अर्थ तत्व के अभाव में मूल्यहीन बने रहते हैं। यानी किसी भी ध्वनि, शब्द या वाक्य, इसका अगर अर्थ नहीं निकलता, एक विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता है, तो उसका कोई मतलब नहीं जान पड़ता है, ठीक है। मूल्यहीन रहते हैं सब चीजें। जब किसी शब्द का अर्थ ही ना पता चले आपको, संस्कृत में चीजें लिखी, बहुत कोई विद्वान आपके समक्ष तमाम प्रकार की भाषाओं को बोले, अगर लेकिन आप उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके बोलने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अर्थ के कारण ही भाषा के प्रति हमारी निष्ठा का जागरण होता है। जब हम उस भाषा के अर्थों को समझते हैं, जानते हैं कि भाई क्या कह रहा है व्यक्ति, तो हम उसके प्रति जो है निष्ठा जागृत करते हैं। व्याकरणों मतलब कि व्याकरणाचार्यों जैसे पाणिनि, व्यास और पतंजलि, भर्तृहरि जैसे विद्वानों ने अर्थ की महत्ता को जिस रूप में स्वीकार करी है, उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अर्थ की व्याप्ति बिना सारे पदार्थ रसहीन होते हैं। यानी कि रस की प्राप्ति तभी होगी जब शब्द में अर्थ होगा। आप बहुत बड़े बड़े शब्दों का जो है निर्माण कर दे, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, लोग उसको समझ ही ना पाए, उसका कोई अर्थ ही ना स्पष्ट हो, तो वो कोई मतलब उसका नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेदों की महत्ता स्वीकार करते हुए उसकी ओर प्रेरित होने का उत्तम संकेत किया गया है। यास्क ने भी अर्थ की महत्ता बाड़ी के फल फूल के रूप में स्वीकार करी है। इससे पूर्व यास्क ने अर्थ की महत्ता विस्तार से समझाई है। उनका कहना है कि वेद पढ़ करके जो उसका अर्थ नहीं जानता,
वह ठूठ है, यानी वेद को आपने पढ़ लिया तो उसका अर्थ नहीं पता चला कि भाई वो कह क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, वेद के श्लोक क्या कह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। भारवाहक पशु है मात्र वो, मान लीजिए, जो अर्थ को ना समझ पाए पढ़ने के बाद में, ठीक है। जो अर्थ जानता है उसे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है, यानी कि जो उस चीज का अर्थ जानता है वेदों में लिखी बातों का, वही उसका एक प्रकार से उचित लाभ उठा पाता है, वही ज्ञान की ज्योति से पापों को नष्ट करके और ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो शब्दों के अर्थ को नहीं जान पाता वह एक प्रकार से इसी कलिकाल के जंजाल में फंसा रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पतंजलि ने भी अर्थ का महत्व प्रकाशित करते हुए लिखा कि अर्थ विज्ञान के बिना जो शब्द मूल पाठ के रूप में दोहराया जाता है वह उसी प्रकार ज्ञान को जो है प्रज्वलित नहीं करता जिस प्रकार बिना अग्नि में डाला हुआ सूखा ईंधन। अगर आप देखते सूखा ईंधन आपके पास खूब हो लेकिन एक तीली माचिस ना हो, अग्नि ना हो, तो उसका कोई मतलब ईंधन का नहीं रहता है। इसी तरीके से शरीर आपके पास खूब हट्टा कट्टा हो लेकिन आपका पैर ही टूट जाए या फिर पैर आपका या फिर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार से शब्द तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बना लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं आपको जब जानकारी हो पा रही है तो कोई मतलब नहीं। शरीर खूब हट्टा कट्टा हो गया, आपके पास बुद्धि नहीं तो बेकार है आपका शरीर, ठीक है। तो यही होता है, जिस तरीके से एक शरीर में मन का जरूरत होता है, बुद्धि की जरूरत होती है, उसी तरीके से जो है शब्द रूपी शरीर में जो है आत्मा रूपी अर्थ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे कुल मिलाकर के अर्थ की महत्ता इस बात में है कि उसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अर्थ अगर नहीं तो भाषा खत्म, जान लीजिए। आचार्यों ने अर्थहीन भाषा को संतानहीन स्त्री के समान माना है। जिस तरीके से एक संतानहीन स्त्री को एक प्रकार से, जैसे जो बांझ स्त्री होती है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती समाज में, ठीक इसी प्रकार से भाषा के बिना वो जो है बेकार सी लगेगी, ठीक है। मतलब अर्थ के बिना भाषा एकदम से बेकार सी लगेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मानक हिंदी किससे आप क्या समझते हैं, मानक हिंदी से क्या अभिप्राय है। मानक हिंदी, मानक शब्द का अथवा मानक शब्द अथवा की मानक भाषा की व्याख्या करते हुए भाषा चिंतकों के निर्णय भिन्न भिन्न रहे किंतु अर्थ तात्विक दृष्टि से एक मिलते हैं। डॉक्टर भोरालाल तिवारी ने मानक भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहा जाता है जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध मानी जाती हो। जैसे कि हिंदी की मानक भाषा क्या है, खड़ी बोली। हिंदी की मानक भाषा क्या है, खड़ी बोली है, ठीक है। हिंदी में बेसिकली 5 उपभाषाएं मिलकर के हिंदी बनी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 हिंदी मिलकर के यानी कि 5 उपभाषाओं के मिलने से हिंदी का निर्माण हुआ है, जिनमें से पश्चिमी हिंदी की एक बोली है कौन सी, खड़ी बोली। उसी खड़ी बोली का मानकीकरण किया गया और चूंकि वो सबसे शुद्ध मानी गई और इस वजह से खड़ी बोली का मानकीकरण करके और हिंदी का एक प्रकार से जो व्याकरण बना है वो खड़ी बोली के आधार पर ही सेट कर दिया गया। तो इस तरीके से चीजें हुई, तो वही मानकीकरण हुआ हिंदी का। तो जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है वही मानक भाषा कही जाती है। जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे शिक्षित जन जो जिस भाषा को बोलते हैं वो वही होती मानक भाषा। और प्राय सभी औपचारिक परिस्थितियों में, किसी भी कार्य लेखन में, पत्राचार में, प्रशासन के कामों में, शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का यत्न करता है। तो इस प्रकार की जो हिंदी या इस प्रकार की जो भाषा होती है उसको हम मानक भाषा या मानक हिंदी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, इंपॉर्टेंट तरीके से हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही लेक्चर आप पाते रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन, पुरानी हिंदी क्या है बताएं। पुरानी हिंदी से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। गुलेरी जी का मत सही प्रतीत होता है कि 11वीं शताब्दी की परवर्ती अपभ्रंश यानी जिसको अवहट्ट कहते हैं उसी से पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है। पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने ही किया था। 1921 ईस्वी में नागरी प्रचारित पत्रिका प्रकाशित हुई थी, उसी में। पुरानी हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता है। आमतौर पर पुरानी हिंदी का समय 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक या 1300 ईस्वी तक माना जाता है। बेसिकली भाषाओं का जो विकास हुआ है बेटा वो एक प्रकार से कहां तक। देखिए, सबसे पहली भाषा कौन सी है, देखिए संस्कृत, ठीक है। संस्कृत से कौन सी भाषा बनी, पाली भाषा का निर्माण हुआ, ठीक है। पाली से कौन सी भाषा बनी, प्राकृत भाषा, यानी प्राकृत के बाद मतलब पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद में कौन सी भाषा बनी है, अपभ्रंश भाषा बनी है। और अपभ्रंश का एक प्रकार से जो गवई रूप था वो रूप एक प्रकार से अवहट्ट कहलाता था। ये अवहट्ट लिखा हुआ है तो अवहट्ट कहते थे, ठीक है। और इसी अपभ्रंश या अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी कह सकते हैं, अवहट्ट को, ठीक है। जो 1000 ईस्वी से लेकर के लगभग 1300 ईस्वी तक का समय काल जो रहा इसी को पुरानी हिंदी या
या 1500 ईस्वी तक मान सकते हैं, इसी को पुरानी हिंदी कहते हैं। 1500 के बाद में हिंदी एक नई चाल में ढली, ऐसा मान सकते हैं। तो इस तरीके से ये भाषाओं का विकास हुआ। बहरहाल अब अवहट्ट क्या, तो ये आपने पुरानी हिंदी समझा, अवहट्ट भाषा के बारे में बताए। देखिए अवहट्ट को परिभाषित कीजिए। अवहट्ट, अपभ्रंश माने होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है, अपभ्रंश माने बिगड़ा हुआ। तो अपभ्रंश का शब्द का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ, और अपभ्रंश से भी जो बिगड़ी हुई भाषा हो, उससे भी बदतर भाषा, वो होती है अवहट्ट भाषा। अब अवहट्ट अपभ्रंश का विकृत रूप या बिगड़ा हुआ रूप है। सामान्यतः अवहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहा था, नहीं अपभ्रंश के बाद वाली भाषा अवहट्ट। अवहट्ट अपभ्रंश व आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की एक कड़ी का काम करती है। अवहट्ट भाषा का समय 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक का समय माना जाता है, ठीक है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता आपको दिखाई पड़ेगा। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर यानी कि कृत एक मतलब ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, उसी में किया था 1325 ईस्वी में। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। उनके कथनानुसार भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ है और अपभ्रंश का विकास अवहट्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। यानी अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में और अपभ्रंश का विकास किसके रूप में, अवहट्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अगर देखें तो अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है, ठीक है, बिल्कुल कड़ी के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ये थी अवहट्ट भाषा जो अपभ्रंश के बाद में यानी अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा या बोली मान सकते हैं, अवहट्ट भाषा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है बेटा, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं अग्रांकित है, लिखी हुई नीचे। पहली बात, वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण यहाँ पर है, यानी देवनागरी लिपि में क्या है बेटा, देवनागरी लिपि में क्या है, वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम है। जैसे का वर्ग पूरा 5 अक्षर है, ठीक है, जो कंठ से निकलते हैं। फिर आप देखते हैं फिर नीचे का वर्ग, फिर इस तरीके से हर एक वर्ग का अभी मैं आगे चल करके समझाऊंगा चीजें, मैंने प्रश्न रखा है, इसलिए आपको कोई ही पर नहीं समझा रहा हूं। दूसरी बात है लिपि चिन्हों की ध्वनि अनुरूप नाम है, यानी कि लिपि चिन्ह जो भी है उनके ध्वनियों के हिसाब से उसके नाम रखे गए हैं, यानी जो लिखा है उसको उसका उच्चारण वही किया जाता है, कोई साइलेंट वाइलेंट वाला फीचर नहीं होता। तीसरी बात है एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में इसे आप देखते हैं एक ध्वनि के लिए सी, सा के लिए सी, सा के लिए यस, ऐसे दो ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जा के लिए जेड, जा के लिए कभी कभी जे का शब्द, कभी जी शब्द का प्रयोग और कभी जेड शब्द का प्रयोग, तीन तीन चीजें आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा भ्रमित कर देता है अंग्रेजी में, रोमन शैली में, जबकि देवनागरी में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग है। चौथी बात है लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में लिपि चिन्ह है और दुनिया की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि मान सकते हैं या व्यवस्थित क्रम में संजोई हुई लिपि ऐसी और कोई नहीं है। पांचवी बात है लिपि चिन्हों की स्वतंत्रता है, अपने आप में लिपि चिन्ह स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं है। ये सब दो चीजों से अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं चा के लिए तो सी का प्रयोग, मतलब चा के लिए सी एच का प्रयोग है। अब चा के लिए भी सी एच दो शब्द मिलकर के बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छा लिखना हो तो क्या करेंगे, सी एच और एक एच और बढ़ा देंगे। ये कौन सी बात है भाई, तीन तीन चीज मिलाकर के आप एक अक्षर बना पा रहे हो छा, ठीक है, और हिंदी में छा डायरेक्ट लिख दिया गया। ऐसे ही आप देखते हैं इसमें, आप देखते हैं जैसे कि तमाम प्रकार के ऐसे चीजों आप देखेंगे जिसमें कि आपको तमाम शब्दों का प्रयोग करके लिखना पड़े। जैसे कि हिंदी में ज्ञा के लिए सीधे ज्ञा है, इसमें क्या करेंगे जी वाई ए एन, तब ज्ञान जा करके बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। मात्राओं का प्रयोग सबसे पहली बात इसमें क्या है, मात्राओं का प्रयोग है। इसके अलावा सुपाठता है, अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको आप। नमनीयता इसमें है, तो ये सब वैज्ञानिकता को लेकर के इसके तमाम विशेषताएं, तमाम देवनागरी लिपि की विशेषताएं आप लिख सकते हैं आसानी से, चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, किसी भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, जो है हमारे ज्योग्राफी मतलब इसका ऑब्जेक्टिव का लिखित का किसी भी सब्जेक्ट का 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिखकर के आपको भेज देने हैं। लिखित ऑब्जेक्टिव सभी का एक प्रकार से मान लीजिए पेपर 1 पेपर 2 का और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सभी का आपको मिल जाएगा। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद में आपको मॉडल पेपर जो क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ये क्लास हो रही है तो इसका जो पीडीएफ होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपए फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। इस नंबर पर एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, बिना समय गंवाए तीव्र गति से चलने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देवनागरी लिपि के नामकरण पर प्रकाश डालिए। देखिए देवनागरी लिपि के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, कुछ विद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है, अर्थात नगर की भाषा होने की वजह से इसको नागरी कहा गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको लेकर के मैं डिटेल में बता चुका हूं, इस वजह से मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा।
दूसरी बात है देवनागरी। देवनागरी किसको कहते हैं? काशी को कहते हैं। तो काशी में प्रचलित होने की वजह से इसे देवनागरी नाम दिया गया। तीसरी कारण इसका देवनागरी लिपि का नामकरण करने के लिए कहा गया विद्वानों के द्वारा। कुछ लोग गुजरात के नागर ब्राह्मण, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा प्रयोग में एक प्रकार से इसको लाया गया, इस वजह से इसको नागरी लिपि कहा गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि मध्य युग में स्थापत्य कला की जो एक शैली थी, मंदिर बनाने की एक शैली थी, ठीक है, वो शैली का नाम था नागर शैली, उत्तर भारत की, ठीक है। तो नागर शैली थी जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थी। नागरी लिपि में चतुर्भुज अक्षरों, खास करके जैसे कि जो है सा, मा, भा, गा, ऐसे तमाम पर चतुर्भुज आकार के अक्षर आपको दिखेंगे हिंदी में। तो इसी वजह से एक प्रकार से इसको नागरी कहा गया, ठीक है, देवनागरी कहा गया। ये गुजरात वाला ज्यादा बेटर है कि गुजरात के लोगों ने एक प्रकार से नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग किया गया। फिर जब एक प्रकार से इसका नाम जो है किसके साथ, संस्कृत भी इसमें लिखी जाने लगी, क्योंकि संस्कृत देववाणी कही जाती है। भाषा समुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मा देपी शुभासितम। जब संस्कृत जो है किसमें लिखी जाने लगी बेटा, संस्कृत भी नागरी लिपि में लिखी जाने लगी, तो इसको एक प्रकार से क्या कह दिया गया, देवनागरी लिपि के नाम से संबोधित कर दिया गया। नहीं, उससे पहले इसको नागरी कहा जाता था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी ब्राह्मी लिपि से ही नागरी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है, स्पष्ट कीजिए। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है? तो पूर्वी हिंदी की बेटा 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं बताइएगा। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूर्वी हिंदी की बेटा कितनी बोलियां? 3 बोलियां। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न परीक्षा में आएगा आपका, क्लियर। तो ये पूछा गया। देखिए, हिंदी की पूर्वी बोलियों में अग्रांकित बोलियों का परिणत मतलब परिचय होता है, जैसे अवधी, बघेली दूसरी और तीसरी छत्तीसगढ़ी, ये 2-3 बोलियां हैं, ठीक है। बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां, कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का समान परिचय दीजिए। देखिए, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां अग्रांकित हैं, जैसे पहला है आपका पश्चिमी राजस्थानी, इसको मारवाड़ी कहते हैं। दूसरा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, इसको मेवाती कहते हैं। तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी कहते हैं। चौथी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसको मालवी कहते हैं। और 5वीं दक्षिणी राजस्थानी, इसको निमाड़ी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली वैसे 4 भाषा ही राजस्थानी हिंदी की चदक है। हिंदी को बनने में कितनी बोलियां हैं? हिंदी में अगर पूछे तो 18 बोलियां पर मिलाकर के हैं और 5 उपभाषाएं हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, ठीक है। जैसे पूर्वी हिंदी हो गई पहली, दूसरी पश्चिमी हिंदी हो गई, ठीक है, पश्चिमी हिंदी हो गई। तीसरी आपकी कौन सी? बिहारी हिंदी हो गई, बिहारी हिंदी। चौथी कौन सी हो गई? पहाड़ी हिंदी हो गई, ठीक है, पहाड़ी हिंदी हो गई। और 5वीं कौन सी हो गई? राजस्थानी हिंदी हो गई, राजस्थानी। ये 5 उपभाषाएं हिंदी की, और इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां बनी। जैसे पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, ठीक है, बांगरू, दक्षिणी, ठीक है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब बोली इसकी में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां आपकी हैं। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी बेटा? पहाड़ी हिंदी की आपकी 3 बोलियां हैं, जैसे आपका नेपाली, मणिपुर, मतलब की जो है कुमाऊनी, गढ़वाली और मणिपुरी, ऐसे करके है, या जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोलियां? वैसे तमाम बोलियां, लेकिन जो मुख्य है राजस्थानी की 4 बोलियां मुख्य रूप से, जैसे 4 बोलियां आपकी मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ठीक है, निमाड़ी या मालवी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये बोलियां हैं। 5 यहाँ पर दिया है, लेकिन 4 ही बोलियां होती मुख्य रूप से अगर देखें तो। कुल मिलाकर के जो बताया गया है वो यही 18 और 5, ठीक है। 3, 5, 3, 8, ठीक है। 8, 3 कितना होता है? 11, 11, 4, 15, 15, 15 और 3 कितना होता है? 18। 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं इनके मिलने से हिंदी का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भैया तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। देखिए, तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न या विकसित, जैसे कि अंधकार से अंधेरा बन गया है, ठीक है। तत् माने होता है उसी के, सम माने होता है समान। तो तत्सम माने क्या होता है? तत्सम माने होता है उसी के समान, यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं, यानी संस्कृत जैसे जो शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या कहते हैं? तदुभव, यानी संस्कृत से जिनका उदय हुआ है, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई। तदुभव यानी उसी से उदय होना, ठीक है। तो संस्कृत का एक प्रकार से, संस्कृत से 2 प्रकार के शब्दों का उदय हुआ, एक तद्भव शब्द बने हैं और एक तत्सम शब्द। तत्सम माने जो संस्कृत से हूबहू संस्कृत के शब्द हैं वैसे ही आज भी प्रतीत हो रहे हैं, और तद्भव माने क्या होता है? जो उससे एक प्रकार से, जैसे अंधकार से बन गया अंधेरा, ठीक है, अंधकार से क्या बना? अंधेरा बना, तद्भव। अग्नि से क्या बन गया? आग बन गया, घिसा पिटा।
अट्टालिका से अटारी बन गया, अष्ट से आठ बन गया, अर्ध से आधा बन गया, अश्रु से आंसू बन गया, आश्रय से आसरा बन गया, ऊंच से ऊंचा बन गया, उच्च से, उष्ट से ऊंट बन गया, कर्म से काम बन गया, ओष्ट से होठ बन गया, काष्ठ से काठ बन गया, कपाट से आपका किवाड़ बन गया, कर्ण से कान बन गया, कुपुत्र से कपूत बन गया, क्षीर से खीर बन गया, ग्रंथि से गांठ बन गई। तो ग्रंथि तत्सम शब्द है और गांठ आपका तद्भव शब्द है। नग्न आपका तत्सम शब्द है, नंगा तद्भव शब्द है। मृत्यु आपकी तत्सम शब्द है और मौत आपका तद्भव शब्द है। मतलब आपका मौत नहीं, वो टाइटल बोल दिया, ठीक है। मृत्यु तत्सम शब्द है और मौत जो है आपका, मतलब मौत जो है तद्भव शब्द है। क्लियर। साप तत्सम और सर्प जो है तद्भव शब्द है। ऐसे ही निद्रा आपकी क्या है? निद्रा आपकी नहीं, निद्रा आपकी दुश्मन है, बेसिकली मान सकते हैं। निद्रा जो है क्या है? निद्रा तत्सम है और नींद तद्भव है। इत्यादि ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से विकसित होकर के बहुतायत प्रयोग हिंदी में करे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? प्रश्न आ चुका है अनुस्वार। प्रश्न, अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भैया, अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। चले देखिए, स्वरों के अंतर्गत ही अनुस्वार और अनुनासिक की गणना करी जाती है। कुछ विद्वान के अनुसार, कुछ विद्वान अनुस्वार और अनुनासिक को मतलब कि तत्वतः एक मानते हुए इसमें दीर्घ और लघु जैसा अंतर बतलाते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का मत इससे भिन्न है। उनके अनुसार अनुस्वार एक पृथक ध्वनि है और इसके जुड़ने पर एक मात्रा का लोप हो जाता है या योग हो जाता है, एक मात्रा को जोड़ लिया जाता है। जबकि अनुनासिक की स्वर से अलग स्थिति नहीं होती है। छोटा आ वस्तुतः अंग की तरह उच्चरित होता है और इसके उच्चारण में नाक का सहारा लेना पड़ता है। अंग, ठीक है, नाक का सहारा नहीं लिया जाता है, जबकि अंग में नाक का सहारा लेता है। छोटा आ में नाक का सहारा नहीं लेते, आ, लेकिन अंग में क्या लेते हैं? अंग में हम नाक का सहारा लेकर के बोलते हैं। ठीक है, सहारा लेते हुए एक बारगी उच्चारण किया जाता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में अनुनासिक भी दीर्घ उच्चारित होता है। और आंत, जैसे आंत शब्द हो गया, आंत, दांत, ऊंट, तो यहां पर जो है अंग बिंदी लगी है, तो ये आपका अनुनासिक हो गया। ठीक है, सॉरी, ये क्या हो गया आपका? ये एक प्रकार से इसमें क्या होगा? अनुनासिक हो गया। क्लियर। हिंदी में अनुनासिकता की प्रकृति प्रवृत्ति जो है प्रमुख रही है। संस्कृत के अनुस्वार युक्त शब्दों में जब हिंदी अपने तद्भव रूप बनाती है तो प्रायः अनुस्वार को अनुनासिक बना देती है। ठीक है, जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा बना। ठीक है, अंगुष्ठ जो है, अंगूठ से क्या बन गया? अंगूठा बन गया। अनुस्वार और अनुनासिक से एक बुंदी और एक चांद बुंदी। दंत से क्या बन गया? दांत बन गया। अंगुलित से अंगुली बन गया। जिन शब्दों को संस्कृत में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है उनमें अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाता है, जैसे अहंकार, संवाद, तो इसमें आपका अनुस्वार का प्रयोग है। लेकिन अनुनासिक में आपका चांद बिंदी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुस्वार का प्रयोग होने पर भी उच्चारण अनुनासिक की तरह ही होता है, जैसे कि नींद शब्द में ऐठना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी उच्चारण जो है चंद्र बिंदु की तरह ही यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे नींद, नींद भी चंद्र बिंदु की तरह उच्चारण होता है। ठीक है, ऐसी ध्वनियों के उच्चारण संबंधी इस प्रकार की बातें भाषा के प्रयोक्ता अभ्यास में स्वयं जाने जाते। तो जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार जो होता है बेटा क्या होता है? अनुस्वार आपका हो जाता है, जैसे बिंदी हो गया अनुस्वार, ठीक है। और आपका अनुनासिक क्या हो गया? अनुनासिक आपका हो गया चांद बिंदी, अनुनासिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में अंतर होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, स्वर भक्ति तथा घोषीकरण क्या होता है? स्वर भक्ति और घोषीकरण कहते हैं। स्वर भक्ति हेडिंग डालेंगे, स्वर भक्ति। स्वर भक्ति क्या है? संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण सुविधा के लिए उनके बीच में स्वर के जोड़ दिए जाने को स्वर भक्ति कहते हैं। स्वर भक्ति क्या होता है? हिंदी में स्वर भक्ति के द्वारा शब्दों को बनाए, जैसे कि आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मतलब शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो राजेंद्र कहेंगे। क्या बोलेंगे? राजेंद्र। लेकिन गांव वगैरह की भाषा में राजेंद्र को क्या बोलते हैं? राजेंदर। क्या बोलते हैं? राजेंदर। गजेंद्र को क्या बोलते हैं? गजेंदर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चीजें जैसे राजेंद्र को क्या बोलते हैं? राजेंदर, रजिंदर, या गजेंद्र को क्या बोलते हैं? मतलब गजेंदर या गजेंदर, ऐसे बोलते हैं नहीं, तो वो सब राजेंदर, रजेंदर ऐसे बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है? इसी को स्वर भक्ति कहते हैं। अच्छा, दूसरा टर्म आपका है घोषीकरण। क्या होता है बेटा? घोषीकरण देखिए, पास की दो ध्वनियां जब अपने परिवेश अथवा अन्य कारणों से अघोष में बदल जाती हैं, अघोष से घोष में, अघोष क्या होता है? आघोष।
आ माने होता नहीं, घोष माने होता घोष, यानी जब कि ऐसी ध्वनि जो आप बोले और ज्यादा ध्वनि उसमें ना हो या ज्यादा वायु ना बाहर निकले, ठीक है, ज्यादा ध्वनि ना हो, घोष ना हो ज्यादा, ठीक है, संघर्ष ना हो, जैसे क ख क ख, क ख आपका ज्यादा घोष नहीं, तो अघोष हो गया वो आपका अघोष, ठीक है। जबकि आप देखते हैं घोष जो होता है वो क्या होता है बेटा, घोष की अगर बात की जाए तो घोष क्या होता है आपका, घोष जो होता है उसको सघोष भी कहते हैं, घोष को सघोष भी कहा जाता है, यह बात आप ध्यान रखिए, घोष को क्या कहते हैं, घोष को अपना सघोष भी कहते हैं। अघोष और सघोष का मतलब समझे, अघोष और सघोष क्या होता है जान पाए, आ माने होता नहीं, यानी घोष के साथ जिसमें उच्चारण ना हो, ठीक है, तो वो आपका अघोष हो जाएगा, घोष होगा जिसमें घोष के साथ उच्चारण हो, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो वह घोषीकरण हो जाता है। अघोष वह वर्ण हो, अघोष जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो बेसिकली अगर देखेंगे तो अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अघोष वे वर्ण है जिनके बोलने पर क्या होता है, गले में कंपन महसूस नहीं होता, जैसे कि आप बोलते हैं का खा, ठीक है, का खा गा, घा चा छा, अब इसमें आप जो बोलते हैं, अब का खा गा घा चा छा ऐसे बोलते नहीं है, तो इसमें अघोष और सघोष क्या होगा, अघोष सघोष स्वर जो होंगे वो क्या होंगे, देखें अघोष और सघोष क्या होते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका जो शुरुआत के दो अक्षर होते हैं, जैसे आप देखते हैं का खा, ठीक है, इसके अलावा चा छा, ठीक है, जा चा छा जा इया, इसके अलावा ये आपका बाकी वो सघोष हो जाए, तो ये आपके अघोष, इसमें ज्यादा घोष नहीं, क ख, जबकि आप बोलेंगे गा घा अंगा, इसमें एक घोष होता है, तो आपके सघोष हो जाते हैं, क्लियर। घोष और अघोष आपका मैंने क्लियर कर दिया कि घोष और अघोष क्या होते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अघोष की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक है, प्रत्येक वर्णमाला का जो पहला दो वर्ण होता है, जैसे का खा चा छा पा फा, ठीक है, ऐसे होता नहीं है, ता था, तो ये सब एक प्रकार से आपके क्या है, ये सब आपके अघोष होते हैं, बाकी सारे सघोष होते हैं। सघोष में जैसे आपका गा घा इया झा ड़ा, ठीक है, ठीक है, आप देखते हैं, अब जैसे जो भी शब्द आपके तीन लास्ट के तीन बच रहे हैं वो सब, यार अलावा हा भी उसी में शामिल होता है सघोष में, बाकी तीनों सा जो होते हैं वो अघोष में शामिल होते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही हो आपसे घोषीकरण क्या होता है, पास की दो ध्वनियां जब अपने परिवेश अथवा अन्य कारणों से अघोष से घोष में बदल जाती हैं तो उसे घोषीकरण कहते हैं। जैसे कि मकर शब्द से क्या बन जाए, मकर, अब ये का यहाँ पर क्या है, अघोष शब्द है, लेकिन मकर से क्या बन गया, मगर बन गया, तो यहाँ पर गा जो है ये एक प्रकार से घोष शब्द है, तो ये घोष है, गा शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखिए गा जो है ये घोष है, घोष को ही सघोष कहते हैं, ठीक है, घोष यानी कंपन भी होता है, घोष को ही सघोष कहते हैं, घोष और सघोष एक ही। और का शब्द क्या है, ये है अघोष, ठीक है, क्या है का और खा, घोष होता का खा, जितने भी पहला और दूसरा जो है ये जितने भी लाइन आपके पांचों अक्षर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं, और बाकी 3 4 और 5 ये आपके सघोष होते हैं, ठीक है, इसमें आपका या रा ला और वा ये भी चारों शामिल होते हैं, हा भी शामिल हो जाता है, ठीक है, घोष में, जबकि जो है अघोष में तीनों सा शामिल हो जाते हैं, ये सा और ये सा, ये तीनों सा जो होते हैं इसमें शामिल हो जाते हैं, और बाकी ये 10 अक्षर ये, ठीक है, 13 आपके अक्षर हो जाते हैं ये, ठीक है, जैसे कि आपका का खा, ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं कि चा छा, ठीक है, ऐसे ही आपका पा फा हो गया, पा फा हो गया, टा ठा हो गया, ठीक है, इसके अलावा और कौन बच रहा, ता था, तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये 11 12 13, तो ये 13 संख्या में हो गए, बाकी सारे आपके कितने होते हैं, वो सब सघोष होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, का शब्द जो है वो गा में बदल जा रहा है, यानी कि जब का शब्द गा में बदल जाए या घा में बदल जाए, इस तरीके की चीजों को हम सघोषीकरण कहते हैं या घोषीकरण कहते हैं, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो मकर से क्या बन गया, मगर बन गया, इसी को घोषीकरण कहते हैं। जैसे कटाह से कड़ाह बन गया, कटाह से, तो टा यहाँ पर क्या है, अघोष शब्द है, और यहाँ पर ड़ा क्या है, वो एक प्रकार से उसी क्रम का है, और ये जो है घोष शब्द है ड़ा, तो कड़ाह मतलब कि कटाह से कड़ाह बन गया, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, तो इसी को सघोषीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ध्वनि विकार या ध्वनि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, अथवा ध्वनि परिवर्तन की दशाएं या दिशाएं बताएं। देखिए, ध्वनि परिवर्तन प्रत्येक सजीव भाषा का शाश्वत गुण है, हर एक भाषा में ध्वनियों में परिवर्तन होता रहा है समय के साथ साथ, ठीक है। ध्वनि विकार ध्वनि विकास
ध्वनि विकारों की वजह से भी होता है, ध्वनि विकास की से होता है। आज विभिन्न नामों से इसको जान सकते हैं, क्योंकि विकार से भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन की अनेक दशाएं होती हैं, जिसमें वर्तमान ध्वनियां कभी पूर्णतया परिवर्तित हो जाती हैं और कभी वे विकृत होकर के नूतन यानी नया रूप धारण कर लेती हैं। कभी प्रचलित शब्दों में अचानक कुछ ध्वनियों का लोप होने लगता है और कभी एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में परिवर्तन उपस्थित करके उसे अपने समान बना लेती है। कभी अल्प प्राण ध्वनियां महाप्राण में बदल जाती हैं। अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं का, खा, गा, घा। अब देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, का जो होगा आपका अल्प प्राण है और खा महाप्राण है। गा आपका अल्प प्राण है, कम वायु निकल रहा है, और घा आपका महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो अल्प प्राण महाप्राण में हो जाती है, तो कभी महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण बदल जाती है। कभी कोई हरस्व ध्वनि दीर्घ बन जाती है, कभी दीर्घ ध्वनि हरस्व बन जाती है, यानी कि छोटा बन जाती है, कभी कोई बड़ा बन जाता है। इस प्रकार ध्वनियों में अनेक विध परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे जो है तमाम प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। इसमें संक्षेप में ध्वनि परिवर्तन की तमाम दिशाएं हो सकती हैं। ध्वनि परिवर्तन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, पहला तो स्वयंभू और दूसरा होता है परोद्भूति, ठीक है। यह ध्वनि विकास किन किन दिशाओं से होता रहता है, इस प्रश्न के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलता है। संस्कृत के विद्वानों ने ध्वनि विकास की केवल 4 दिशाएं बताई हैं। पहला, वर्ण आगम की वजह से। वर्ण आगम मतलब क्या होता है, कहीं से एक प्रकार से कोई शब्द आ जाए, बाहर से शब्द आने से या बाहर के शब्दों का प्रयोग होने से उसमें परिवर्तन होता है, तो वर्ण आगम से एक प्रकार से ध्वनि में परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा बेटा दूसरा, वर्ण विपर्य से भी बदल सकता है, वर्ण विकार हो जाए उससे भी, और वर्ण का नाश यानी वर्ण का लोप हो जाए तब भी ऐसा होता है। जैसे घोष का सघोषीकरण हो गया, ठीक है, या फिर एक प्रकार से अल्प प्राण का महाप्राणीकरण हो गया, तो ये सब भी वजह से ध्वनि परिवर्तन होता है। परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि परिवर्तन की विविध दिशाओं की ओर संकेत किया है, जिनमें 17 दिशाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं। जैसे कि आगम की वजह से बदल जाता है, कोई बाहर से आ जाए, किसी शब्द का लोप हो जाए, किसी मात्रा का लोप हो जाए, विपर्य की वजह से मात्रा भेद, समीकरण आ जाए, कोई विषमीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, ठीक है। यानी कोई ध्वनि महाप्राण है तो अल्प प्राण में बदल जाए, अल्प प्राण है महाप्राण में बदल जाए, अघोष से सघोष हो जाए, सघोष से अघोष हो जाए, ये सब चीजें। उष्मीकरण हो जाए, अनुनासिकीकरण हो जाए, उसका मतलब कि बूंदी रखी है तो एक प्रकार से उस बूंदी रख दिया जाए, ना के स्थान में बूंदी रख दिया जाए, संघीकरण कर दिया जाए, आश्रुति या अक्षरावस्थान, ठीक है, अभिश्रुति परिवर्तन। इसके अलावा जो है अपनिहित या समय स्वरागम हो गया, या भ्रामक व्युत्पत्ति हो जाए कि उसको उसकी व्युत्पत्ति कहां से वही नहीं पता चले। तो ऐसे तमाम प्रकार की दिशाएं हो सकती है, इससे ध्वनियां बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी की प्रमुख ध्वनियां बताएं। देखिए हिंदी भाषा संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश भाषाओं के अविच्छिन्न कड़ी और पारस्परिक भाषा के रूप में आगे बढ़ी है। भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनि समूह का प्राचीन रूप हमें वैदिक ध्वनियों के रूप में ही एक प्रकार से उपलब्ध होता है। आधुनिक हिंदी में अधिकांश ध्वनियां तो परंपरागत भारतीय आर्य भाषा के ध्वनि समूह से ही आई हैं। कुछ ध्वनियां आधुनिक काल में विकसित हुई हैं और कुछ ध्वनियां फारसी, अरबी, अंग्रेजी की वजह से आई हैं। इस दृष्टि से साहित्यिक हिंदी में प्रचलित मूल ध्वनियां कई प्रकार से हैं। आइए एक एक ध्वनियों को समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी की प्रमुख ध्वनियों की अगर बात करें तो प्रमुख ध्वनियां हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्राचीन ध्वनियां जो पहले से ही हैं हिंदी में या संस्कृत में, ठीक है। जैसे छोटा आ ई ओ ए ओ, ठीक है, ये ध्वनियां प्राचीन ध्वनि है। इसके बाद में देखिए आप का हलंत, सब में हलंत क्यों लगा है, क्योंकि का जैसे पूरा का पूरा जो लिखा जाता है ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, दो ध्वनियों से, एक क और छोटा आ जब इसमें मिल जाता है तब जाकर के पूरा का पूरा क्या बनता है, तब जाकर के का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्वनि जो होता है वो केवल का है, ठीक है, का हलंत, के खे ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह, ठीक है। और दूसरा तो ये आपकी परंपरागत ध्वनियां, प्राचीन ध्वनियां हैं जो ये मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो ध्वनियां हैं वो होती नई विकसित ध्वनियां जो हिंदी में नई विकसित हुई हैं, जैसे कि छोटा आ और ए के मिलने से ए का निर्माण हुआ, ठीक है। छोटा आ और प्लस में ओ के मिलने से औ का निर्माण हुआ। इसके अलावा ड, ढ, व और न और म, ये दो शब्द, ये सब शब्द जो है नए विकसित हुए हैं हिंदी में। इसके अलावा तीसरी बात, फारसी अरबी के कुछ तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां आपको मिलेंगी, जैसे कि फारसी के शब्द इनमें से क्या है, जैसे कि क, ख, ग, ज, फ, इसके नीचे बुंदी भी रहती है, बात ध्यान रखेंगे, तो ये ध्वनियां भी वहीं से आई हैं, अरबी फारसी से। चौथी बात है अंग्रेजी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियां, जैसे बड़ा आ, री, सा, इया, वर्ण तत्सम शब्दों में लिखे तो जाते हैं किंतु उनका उच्चारण कम से जैसे री इसका मतलब क्या बोलते हैं, री बोलते हैं, सा और ना हो जाता है। साहित्यिक हिंदी के प्रत्येक स्वर
का अनुनासिक रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब अतः ध्वनियों के दो मुख्य भेद किए जा सकते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, देखें। स्वर, स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके उत्पादन में प्रश्वास स्वर तंत्रियों को स्पंदित करता हुआ कंठ और मुख के द्वारा निरंतर प्रवाह से बाहर निकल जाता है। श्वास को बाहर निकालने में ना तो कोई पूर्ण रुकावट होती है और ना ही उसे मुख के किसी ऐसे संकीर्ण स्थान को से होकर के निकलना पड़ता है कि संघर्ष की ध्वनि उत्पन्न हो, जैसे कि बड़ा आ, ओ, ई और बड़ा ऊ। ठीक है, व्यंजन क्या होता है, वह ध्वनि जिसके उत्पादन में घोषवत या अघोषवत प्रश्वास नाद यंत्र से मुख द्वार कि किसी स्थान पर उसके क्षणिक बंद होने के कारण से रुकने के पश्चात मुख या नासिका के द्वारा बाहर निकले या नाद यंत्र से मुख्य द्वार के किसी स्थान के संकीर्ण होने की वजह से संघर्ष की ध्वनि उत्पन्न करती हुई मुख्य द्वार से निकलती है। जैसे कि आपका देखे क, प, न, क, वाह, ये सब जो व्यंजन है, व्यंजन स्वर तो आप जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, उसको लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे, हिंदी का व्यंजन ध्वनियों का उल्लेख कीजिए अथवा हिंदी की व्यंजन ध्वनियां कौन कौन सी हैं। देखिए, हिंदी की व्यंजन ध्वनियां कई सारी बेटा, जैसे देखें हेडिंग डालेंगे हिंदी की व्यंजन ध्वनियां, व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की तीन स्थितियां स्वीकार की गई हैं, पहला व्याघात, दूसरा अवरोध और तीसरा मोचन। ठीक है, इसके द्वारा व्यंजन ध्वनियों का एक प्रकार से स्थितियां होती हैं। तीसरी बात, किंतु व्यंजन के वर्गीकरण से संबंधित अनेक प्रकारों को समेटकर दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला स्थान के आधार पर व्यंजन और दूसरा प्रत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण कई प्रकार से, जैसे मतलब कि द्वयोष्ठ व्यंजन, इसका उच्चारण दोनों होठों के सहयोग से करते हैं, जैसे कि पा और फा। ठीक है, उदाहरण के रूप में दंतोष्ठ व्यंजन, जिनका दांत और ओष्ठ यानी कि इसका उच्चारण नीचे के होठों और ऊपर के दांतों के द्वारा कहते हैं, जैसे कि वाह हो गया। ठीक है, इसके अलावा तीसरा होता है दंत व्यंजन, इनका उच्चारण जो है ऊपर के दांतों की पंक्ति और जिह्वा के अग्रभाग से किया जाता है, जैसे त, थ, न। इसको बोलने से जीभ जो है, जीभ का आगे वाला भाग दांत को स्पर्श करता है, उसको दंत व्यंजन कहते हैं। चौथा व्यंजन होता है वर्त व्यंजन, वर्त्स व्यंजन। इसके उच्चारण के लिए जीभ की नोक को तालु के अंतिम छोर और मसूड़ों यानी वर्त्स को छूना पड़ता है, जैसे कि रा, ला, मसूड़ा का ऊपर वाला भाग जो अंदर वाला होता है उसको छूना पड़ता है, जैसे कि रा, ला। ठीक है, रा, ला, तो जीभ जाकर के ऊपर दांतों के ऊपरी वाले भाग के एकदम जड़ में जाकर के छूती है। सा, ठीक है, ये कौन वाला सा है आपका, सपेरा वाला। ठीक है, पांचवा तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, कठोर तालु और जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित ध्वनि को तालव्य कहते हैं, जैसे कि चा, छा, चा, जा, था। इसको बोलेंगे तो ये जाकर के जीभ जो है वो भी जीभ के आगे वाले भाग को दांतों से मतलब कि आपका तालु से जाकर के टच होती है। छठा व्यंजन है मूर्धन्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग को कठोर तालु के पिछले भाग यानी मूर्धा को स्पर्श करना होता है, जैसे टा, ठा, डा, टा वर्ग जितना भी मूर्धन्य है। कंठ व्यंजन कोमल तालु अथवा कंठ और पश्च जिह्वा के उच्चारित ध्वनि को कंठ कहते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, पूरा का वर्ग जो है वो कंठ व्यंजन है। काकल्य व्यंजन क्या बेटा, काकल्य स्थान मतलब काकल स्थान से उच्चारित ध्वनि को काकल्य व्यंजन कहते हैं, जैसे कि हा जो है वो काकल्य व्यंजन है, ध्यान रखेंगे, हा क्या है, काकल्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिभ मतलब कि जो है जिन्हा मूल्य, अन्य विदेशी ध्वनियों के अनुकरण पर हिंदी में कुछ विशेष ध्वनियां आ गई हैं जिनका उच्चारण जिन्हा मूल से होता है, जैसे कि क, ज, ज, ग, फ, इस तरीके से। ठीक है, प्रत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का भी कई जो है बांट सकते हैं। देखिए, पहला था स्पर्श व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर। देखिए, स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में प्रश्वास का मार्ग मुख से किसी स्थान पर क्षण भर के लिए बंद कर दिया जाता है, वायु संकुचित हो जाती है, जो स्थान के खुलने पर स्फोट की ध्वनि के कारण से बाहर निकलने लगती है। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को कंठ से लेकर के ओंठ तक सभी अवयवों को स्पर्श करना पड़ता है। का से लेकर के मां तक सभी व्यंजन जो होते हैं वो एक प्रकार से स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। का से लेकर के और मां तक के सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, और दूसरे होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ निर्गत श्वास को कुछ समय के लिए थोड़ा सा घर्षण करना पड़ता है, थोड़ा सा भी, उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, ये सब एक प्रकार से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तीसरा है आपका संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निर्गत वायु को यानी निकलने वाली वायु को घर्षण अथवा रगड़ के साथ बाहर आना पड़ता है, उनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि
तीनों प्रकार के जो सा होते हैं आपके सलजम वाला सा, सपेरा वाला और सटकोड़ वाला, तीनों वाला सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में क्या अंतर है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में कई अंतर है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाला कि पश्चिमी हिंदी इधर और पूर्वी हिंदी इधर, लिखेंगे। पहला, पश्चिमी हिंदी क्या होती है? पश्चिमी हिंदी में ड़ा और ढा की ध्वनियां बहुतायत मात्रा में पश्चिमी हिंदी में पाई जाती है। ठीक है, जैसे तोड़े, घोड़े, मोड़े, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द ये ड़ा और ये डा शब्द का प्रयोग खूब होता है। पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी के ड़ा और ढा का उच्चारण जो होता है इसको रा बोल देते हैं। ठीक है, और इसको एक प्रकार से क्या दूसरा कुछ बोल देते हैं। ठीक है, इसको जैसे कि आप देखते हैं धीरे, तीरे, यानी रा का शब्द का प्रयोग करते हैं इस स्थान के स्थान पर। ठीक है, रा बोल देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पढ़ना, पढ़ना को परना कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके तमाम प्रकार की चीजें बोली जा सकती है, यानी कि रा बहुत बनता है। ठीक है, ड़ा जो होता है, ड़ा शब्द जो होता है, ये वाला ड़ा शब्द जो है वो जाकर के क्या बन जाता है? ना शब्द बन जाता है। जैसे कि आप देखते हैं इस शब्द को ना बोल देते डायरेक्ट जाकर के। ठीक है, और थोड़ा खिंचाव भी होता है। पश्चिमी हिंदी जो होती है यहाँ पर ला ध्वनियों का बाहुल्य होता है, यहाँ पर ला खूब प्रयोग होता है। पश्चिमी हिंदी में ला शब्द खूब ज्यादा प्रयोग में आता है, जैसे कि हल, फल, ये सब प्रयोग खूब होता है वहां पर। जबकि याद रखिए पूर्वी हिंदी में पश्चिमी हिंदी की ला ध्वनि को रा में बदल दिया जाता है। जैसे हल को पूर्वी हिंदी में हर कहते हैं, हर। जैसे बिहारी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में हल को हर कहा जाता है। ठीक है, खल को खर कहा जाता है, ऐसे ही फल को फर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए पश्चिमी हिंदी, यहां शब्दों के प्रारंभ में प्रायः वा अथवा बा रहता है, जैसे कि बाने, वाने, इस प्रकार का। पूर्वी हिंदी में या और वा के बा के स्थान पर ए, वो, ऐसे शब्दों का, जैसे ए में, ओ में, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं बाने, वाने, तो उसको बोलते हैं ए में, ओ में अपने यहाँ पर। ठीक है, पूर्वी हिंदी में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन से आपका, सॉरी अगला जो पॉइंट है अंतर में, पश्चिमी हिंदी में आकारांत की प्रधानता है, जैसे कि बड़ा, छोटा, ऐसे बोलते हैं। जबकि पूर्वी हिंदी में आकारांत है, यानी कि कैसा? आकारांत की का लोप हो जाता है, यानी कि यहाँ पर बड़ छोट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बड़ है तू, छोट है, ऐसे पूर्वी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि उसने कहा। जबकि पूर्वी हिंदी में ने परसर्ग ही नहीं होता है। पूर्वी हिंदी में ने परसर्ग नहीं होता है, जैसे कि ऊ कहिस, ऊ कहिस यहाँ पर होगा, और बोलते उसने कहा। उसने कहा को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऊ कहिस, ई कहिस, काव कहिस, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, काव कहिस मतलब क्या कहा उसने, उसने क्या कहा, उसको बोलेंगे ऊ काव कहिस, ने परसर्ग नहीं होता। ठीक है, ऊ करिस, ऊ कहिरिस, ऊ करिस, ऊ कहिस, ऊ खाइस, ऊ पीस, ऊ पहनिस, इस तरीके से। सहायक क्रियाओं की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी में वर्तमान काल में प्रायः हा के रूप में ही आते हैं, जैसे कि हा को है, हो, हूं, है, हो, इस तरीके से करते हैं। पूर्वी हिंदी में हा के रूप में अतिरिक्त बटवाले रूप भी मिलते हैं, जैसे है, हाँ, बाटे, बाटी, इस तरीके से भी शब्द का प्रयोग करते हैं। सातवां अंतर यह कि यहाँ भविष्यत काल में पश्चिमी हिंदी में प्रायः गा रूप वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हाँ चलेंगे। ठीक है, गागी के शब्द, यानी चलेंगे, चलेंगी, देखेगा, देखेगी, देखेंगे, ये भविष्य काल के लिए बोलते हैं। पूर्वी हिंदी में गा वाले रूप भविष्यत काल में नहीं बोलते, जैसे कि आप देखते हैं देखो, जैसे देखो, चलेंगे, चलेंगे नहीं बोलेंगे, देखी, देखी हैं, चली, चली हैं, इस तरीके से कि मतलब देखो चली हैं, देखो चली हैं, देखेंगे नहीं, देखो चली हैं, मतलब वो गे वाला शब्द हट जाता है। इस तरीके से ये सब अंतर होता है इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। इस प्रकार इस धातु अर्थ में ही भाषा का लक्षण विद्यमान है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषित करते हुए भाषा को लिखा कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। बिल्कुल ठीक बात कही। भाषा की कई विशेषताएं हैं, भाषा की कई विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता क्या है कि भाषा सामाजिक वस्तु होती है। पहली विशेषता क्या, भाषा सामाजिक वस्तु है। दूसरी विशेषता लिखिएगा, भाषा का प्रवाह क्या होता है, अविच्छिन्न होता है। ठीक है, हमेशा होता है और हर जगह पर होता है। भाषा सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह पर भाषा होती है, कोई ना कोई भाषा। भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन होता है, यानी विचार का आवागमन को संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण को संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होता है, भाषा के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा
भाषा अर्जित वस्तु, यानी भाषा को अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है, विरासत में नहीं मिलती। छठी अगली बात ये है, अगली बात है भाषा सहज और नैसर्गिक क्रिया होती है, यानी प्राकृतिक क्रिया है और सहज होती है। भाषा परिवर्तनशील भी होती है समय के साथ साथ। इसके अलावा भाषा पहले उच्चारित रूप में परिवर्तन भी लाती रहती है। भाषा में प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है, 9वीं विशेषता। 10वीं विशेषता भाषा भौगोलिक रूप में स्थानीयकृत होती है, यानी किसी विशेष क्षेत्र की भाषा होती है अलग अलग, ठीक है। कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर पानी, इस तरीके से भाषा की विशेषताएं मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है पहाड़ी भाषाओं की बोली कुमायूनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कुमायूनी क्या है? देखिए पहाड़ी हिंदी की एक बोली है कुमायूनी। पहाड़ी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है, उसी की एक बोली है कुमायूनी, ठीक है। कुमायूनी, गढ़वाली, ये सब। तो कुमायूनी क्या है? कुमायूनी प्रमुखता के साथ बोली जाने के कारण से इसको बोली कुमायूनी कहा जाता है। कुमायूं में चूंकि बोली जाती है, ठीक है। कुमायूं का संबंध प्राचीन पूर्वांचल प्रदेश से बताया जाता है, अर्थात प्राचीन काल में जो पूर्वांचल प्रदेश था वर्तमान में वही कुमायूं जिला बना है। संप्रांति कुमायूं उत्तरांचल का एक पहाड़ी जिला है। यह कुमायूं मंडल के लगभग सभी जनपदों में बोली जाने वाली एक बोली होती है, अर्थात इसका क्षेत्र नैनीताल का जो इलाका है, जो नैनीताल आप जानते हैं जहां उत्तराखंड में है, जहां पर जाते नीम करोली बाबा जब जाते हैं तो वहीं पर नैनीताल पड़ता है, ठीक है। तो जाइएगा कभी तो टहल लीजिएगा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये सब एक प्रकार जनपद में आप देखते हैं कुमायूनी भाषा बोली जाती बोली, ठीक है, कुमायूनी बोली। भौगोलिक दृष्टि से यह बोली गढ़वाली, तिब्बती, नेपाली और पश्चिमी हिंदी से घिरी हुई बोली है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण के अनुसार कुमायूनी बोली के बोलने वाले लोगों की संख्या 4,36,788 बताई थी जब इन्होंने बताया था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुमायूनी की 12 उपबोलियां भी हैं, जैसे कि जो है खसपराजिया, कुमया या कुमैया, फलद कुटिया, पछाई, गंगोला, जो है चौगरखिया, दनपुरिया, सिराली, औहारी, भोटिया, अस्कोटी या फिर जो है रौचो भैसी, ऐसे तमाम प्रकार की उपबोलियां कुमायूनी बोली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राजस्थानी हिंदी की 5 बोलियों का समान परिचय दीजिए। देखिए राजस्थानी हिंदी की 5 बोलियां, पहली है मारवाड़ी। देखिए यह राजस्थानी हिंदी की एक प्रमुख बोली है, राजस्थान मतलब की मारवाड़ी। इसे पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जानते, पश्चिम राजस्थान में भाषा बोली जाती है। मारवाड़ की बोली होने की वजह से इसको मारवाड़ी कहा जाता है। इसके साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं, यानी साहित्य में जो इस भाषा का प्रयोग हुआ है राजस्थानी हिंदी में की जो मारवाड़ी है इसको डिंगल कहते हैं। इसका नाम अगरवाला भी है। मारवाड़ी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर इन सभी जिलों में बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा यह अमरावली पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में भी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। लगभग सारा राजस्थानी साहित्य जो है इसी साहित्यिक रूप में जो है लिखा गया, खासकर डिंगल भाषा जिसको कहते हैं, डिंगल में उपलब्ध है। राजस्थानी साहित्य जो है डिंगल भाषा में लिखा गया, यानी कि मारवाड़ी जो पश्चिमी मतलब की जो पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है, इसको ये बड़ी फेमस है, यही मुख्य भाषा है, बोली है इसकी। दूसरी है मेवाती। मेवाती उत्तरी पूर्वी राजस्थानी यानी उत्तर पूर्व इलाकों में राजस्थानी के मेवाती बोली जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र में अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, दिल्ली के दक्षिण का जो गुड़गांव इलाका है, गुड़गांव वगैरह, वो सब इसमें शामिल है। मेवाती पर पश्चिमी हिंदी का खासा प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रमुख रूप से ब्रजी और खड़ी बोली का प्रभाव जो है यहाँ पर आपको मेवाती में दिखेगा, यानी कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिला जुला रूप मान सकते हैं मेवाती। इस बोली की एक प्रमुख उपबोली भी है जिसका नाम है अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली जो है किसके नाम है? मेवाती का उपनाम है। साहित्यिक दृष्टि से यह बोली विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, साहित्य इसमें कम मिलता है मेवाती में। अगला जो बोली है राजस्थान की वो है जयपुरी। जयपुरी की अगर बात करें बेटा तो जयपुरी क्या है देखें, जयपुरी को मध्य पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है, यानी पूर्व मध्य में ये बोली जाती है। जयपुर की प्रमुख बोली होने की वजह से इसे जयपुरी भी कहा जाता है। यह जयपुर, कोटा, बूंदी आदि स्थानों पर बोली जाती है। कोटा वही स्थान है जहां पर IIT की तैयारी खूब अधिक मात्रा में करवाई जाती है। इसके कई नाम प्रचलित हैं, जैसे ढूढ़ाड़ी, इसके अलावा जो है झाड़साही और काई कुई, ये भाषा भी जयपुरी को कहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह बोली महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ दादू पंथी साहित्य, यानी दादू जो एक प्रकार से दयाल थे, दादू जो विद्वान थे, उन्हीं के एक प्रकार से साहित्य में इसको कुछ लोग लिखे हैं दादू के बखान में, बाकी इसका उतना मतलब नहीं है। पांचवी मतलब चौथी जो बोली है राजस्थानी हिंदी की वो ये है, इसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थानी इलाकों में बोली जाती है, मालवा के आसपास के इलाकों में, ठीक है। इसका नाम इसीलिए मालवी पड़ा है। पर निश्चित मालवी का एक नया नाम औहरी भी है।
इसका क्षेत्र मुख्य रूप से मालवा और इंदौर का जो इलाका होता है राजस्थान में, वहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। साहित्यिक दृष्टि से यह बोली समृद्ध नहीं है। कुछ एक कविताओं को छोड़कर के इसमें कोई साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं होती है मालवी में। अगली आपकी दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी का नाम निमाड़ी भी है। निमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने की वजह से इसको निमाड़ी कहा जाता है। इसकी प्रमुख बोली का नाम है निमाड़ी। साहित्यिक दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें तो केवल डिंगल का महत्व है, और वो है एक प्रकार से कौन सी भाषा, मारवाड़ी भाषा। ठीक है, ये राजस्थानी हिंदी के बारे में आपको बता दिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर टिप्पणी कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर क्या करें, टिप्पणी करें। फटाफट से आप टिप्पणी कीजिए भाई, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर टिप्पणी कीजिए सभी लोग, फटाफट से आप करेंगे। चलिए, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता हेडिंग डालेंगे। देखेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताओं को बताने के क्रम में, विशेषताओं को बताने के जो है क्रम में यह अक्सर कहा जाता है कि यह वैज्ञानिक लिपि है। प्रश्न यह है कि किसी लिपि को वैज्ञानिकता प्रदान करने के कौन कौन से मापदंड या तत्व होते हैं जो कि किसी लिपि को वैज्ञानिक कहने के लिए उद्धृत होते हैं। वैज्ञानिकता के आधार पर तत्व बताते हुए भाषाविदों ने माना है कि वह वैज्ञानिक लिपि हो सकती है देवनागरी, या कोई भी लिपि वैज्ञानिक लिपि हो सकती है जिसमें सारे विशेषताएं विद्यमान हो। देखिए, देवनागरी में सारी विशेषताएं विद्यमान है। बेसिकली पहली विशेषता एक वैज्ञानिक लिपि की, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण हो, बिल्कुल ये है यहाँ पर। दूसरी बात है एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करता हो, बिल्कुल करता है यहाँ पर। ठीक है, तीसरी बात है ये मात्रा और वर्ण चिन्हों में भिन्नता हो, मात्रा और वर्ण चिन्ह में बिल्कुल भिन्नता इसमें दिखाई पड़ती है। चौथी बात है लेखन और उच्चारण में एक रूपता हो, बिल्कुल जो लिखा जाता है उसका उच्चारण भी वही होता है। देवनागरी लिपि की यही तो विशेषता है, तो इसलिए वैज्ञानिक है। इसके अलावा पांचवी विशेषता यह है एक वैज्ञानिक लिपि की कि सरल और स्पष्ट हो, तो देवनागरी सरल भी है स्पष्ट भी है। छठी विशेषता एक देवनागरी मतलब वैज्ञानिक लिपि की होती है कि उच्चारण और लेखन में व्यवस्थित हो, तो ये भी व्यवस्थित है उच्चारण और लेखन में, ये भी विशेषता है इसकी। इसके अलावा ध्वन्यात्मक दृष्टि से संतुलन स्थापित करती हो, बिल्कुल ध्वन्यात्मक दृष्टि से संतुलन स्थापित करती हो, और उच्चारण के हिसाब से आप देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण भी किया गया, दुनिया की ऐसी एकमात्र लिपि। ये देवनागरी लिपि जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई इफ बट नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए देवनागरी में क्या है पहली विशेषता, देवनागरी लिपि अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है, बिल्कुल। दूसरी बात, देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान और प्रत्ययों के आधार पर किया गया है, बिल्कुल। इसे जितना भी का वर्ग आपका पड़ता है वो सब कंठ से, फिर आप देखते हैं का के बाद में टा आपका कंठ तालु, फिर तालु से आप देखते हैं का खा गा घा, फिर तालु से बोला जाता है आपका चा छा जा तालु से, फिर आप देखते हैं टा ठा डा ढा आपका मूर्धा से, फिर आपका जो है दंत से ता था धा ना आप दंत से बोलते हैं, फिर आपका ओठ से पा फा बा भा, आप देख कंठ शुरू हुआ और ओठ तक आ गया, का से देखो का, फिर क्या होगा, फिर छा मूर्धा, फिर उसके बाद ऊपर आएंगे तो फिर क्या होगा आपका तालु आएगा, ताला में व्यंजन आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कंठ तालु का पहले कंठ फिर तालु, कंठ तालु फिर मूर्धा आएगा, मूर्धा के बाद में फिर क्या आएगा दंत आएगा, फिर ओष्ठ आएगा। इस तरीके से का से लेकर के और पा वर्ग तक पूरा का पूरा एक उच्चारण के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। तीसरी बात है देवनागरी लिपि में प्रत्येक लिपि के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण रखे गए हैं। चौथी बात, देवनागरी लिपि में वर्णमाला और वर्तनी में उस प्रकार का विभेद नहीं है जैसा कि अन्य लिपियों में देखने को मिलता है। केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने से ही उन्हें शुद्ध रूप से आप लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई साइलेंट वायलेंट फीचर नहीं होता जैसे अंग्रेजी में होता है। देवनागरी लिपि की बड़ी विशेषता यह है कि जो लिखा जाता है उसको वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। इसमें कोई ये नहीं किया जैसे अंग्रेजी में या देवनागरी उसमें रोमन शैली में क्या होता है, लिखा है कोलोनल और पढ़ते क्या है उसको कर्नल पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है आपका स्टेटन लेकिन पढ़ते क्या है उसको स्टेशन। ठीक है, तो वहां पर साइलेंट वायलेंट वाला जो है झमेला रहता है, इसमें कोई झमेला नहीं होता है। इसके अलावा देवनागरी की और विशेषताएं हैं। छठी विशेषता, देवनागरी लिपि भारत की प्राचीन लिपि है। भारत की कई अन्य भाषाओं खास गुजराती, पंजाबी, उर्दू इन सभी का साहित्य देवनागरी में ही मिलता है। अतः राष्ट्र की संवेदना इस लिपि में सहज रूप से जुड़ जाती है, क्योंकि अधिकतर लिपियां जो हमारा अधिकतर भाषा इसमें लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित किया गया है। इस कारण से स्वरयुक्त व्यंजनों को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया गया है। इसके अलावा यह सरल और सहज लिपि है देवनागरी। इसके अलावा इस लिपि की और की विशेषता क्या है, इस लिपि में यह व्यवस्था है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाने हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे वर्ण लिखा है
तो ये अपने आप में पूरा नहीं होता है। इसको पूरा कब मानते हैं, मतलब कि ये एक प्रकार से इसमें दो शब्द में, एक तो का हलंत, तो ये हलंत है, और ये एक प्रकार से आ, तो ये एक प्रकार से आधा का है, या मतलब पूरा का नहीं, मतलब कि पूरा का तब होता है जब छोटा आ मिलता है, तो ये वही लिखा हुआ है। यह लिपि एक भाषा लिपि नहीं है, यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, महाराष्ट्री, नेपाली तमाम भाषाओं की लिपि है देवनागरी। ठीक है, सभी भाषा इसमें लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का एक ही उच्चारण होता है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में रोमन वर्णों के स्थान छोटे बड़े वर्णों के अलग अलग रूप की समस्या नहीं है इसमें। इस कारण से देवनागरी लिपि के लेखन, मुद्रण और टंकण की समस्या नहीं होती, बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि में स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण जो है एक प्रकार, जैसे कि आपका ये, जैसे देवनागरी मतलब रोमन लिपि में क्या होता है, कोई छोटा छोटा लेटर बड़ा लेटर आप देखते तमाम प्रकार का, इसमें कोई छोटा बड़ा लेटर नहीं होता, एक जैसा सब होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ड ण न मा, जो संसार की किसी भी लिपि में नहीं मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, हर एक स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, हर चीज अपने आप में स्वतंत्र है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अपभ्रंश से विभिन्न भाषाओं के उद्भव को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अपभ्रंश से विभिन्न भाषाओं का उद्भव हुआ है, बिल्कुल ये मान सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से विभिन्न प्रकार की भाषाओं का एक प्रकार से उद्भव हुआ है, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हिंदी की जितनी बोलियां हैं वो अपभ्रंश से ही निकली हुई है, जैसे कि सौर सैनी अपभ्रंश से तमाम दुनिया, सौर सैनी अपभ्रंश से बहुत सारी निकली हैं बोलियां, जैसे कि पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां, जैसे खड़ी बोली पहली बोली हो गई, ब्रजभाषा दूसरी, बांगरू तीसरी, कन्नौजी चौथी और पांचवी बुंदेली। ये पांच भाषाएं किसकी है, पांच बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी की पांच बोलियां ये है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, ऐसे भी क्लियर होगा। ये पांचों बोलियां किससे निकली है, सौर सैनी अपभ्रंश से निकली, पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की जो है दूसरी जो बोली है वो है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का विकास भी इसी से हुआ, और इसके साथ साथ गुजराती हिंदी का विकास भी इसी के साथ हुआ, सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, गुजराती और राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी में जैसे मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ये चारों भाषाओं का, चारों बोलियों का विकास इसी सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ऐसे में गुजराती जो बोली होती है या भाषा है उसका भी विकास सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसके अलावा दूसरा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। एक ही पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसे बिहारी हिंदी जो है, बिहारी मगध का प्रदेश बिहार में पड़ता है, और अर्धमागधी चूंकि आधा बिहार के आसपास ही पूर्वी हिंदी में पड़ती है। ठीक है, तो बिहारी हिंदी किससे, मागधी अपभ्रंश से क्या है, बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी में जैसे भोजपुरी, मैथिली और मगही तीन बोलियां हैं इसकी, एक दो तीन बोलियां इसकी भी। ठीक है, पांच उसकी, चार उसकी। ठीक है, और एक आपका जो पहाड़ी हिंदी है उसके बारे में भी अभी बता दिया जाएगा। तो मागधी अपभ्रंश से देखिए बंगाली का विकास भी मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, उड़िया का भी, और इसके अलावा असमिया और असमी जिसको आप कहते हैं, ये सब बोलियां जो हैं या भाषाएं मागधी अपभ्रंश से ही निकली हैं। आगे देखेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ है। ठीक है, ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ है। टक अपभ्रंश से पंजाबी का विकास हुआ। सौर सैनी से प्रभावित है पंजाबी भी, तो कहीं कहीं अगर टक ना मिले तो सौर सैनी अपभ्रंश से ही पंजाबी का विकास हुआ है। के अपभ्रंश से लहंदा भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पहाड़ी हिंदी की तीन बोलियां हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सौर सैनी से प्रभावित है ये खस या पहाड़ी जो है, जो अपभ्रंश है। क्लियर, इस तरीके से आपने समझा। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखिएगा भैया, प्रश्न है पूर्वी हिंदी पर टिप्पणी लिखिए। पूर्वी हिंदी, तीन बोलियां पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यह उपभाषा प्रमुखता पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा, अवधी सबसे जबरदस्त है। अवधी में रामचरितमानस और जो है पद्मावत जैसे महाकाव्य लिखे गए। तुलसीदास ने इसी में रामचरितमानस लिखा तथा अन्य कृतियों की रचना भी राम भक्त शाखा के लोगों ने इसी में करी। इस उपभाषा में तीन बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन तीनों का परिचय हम समझने का प्रयास करते हैं। अवधी क्या है, अवधी बोली को जानते हैं पहले। देखिए, इसका क्षेत्र प्रमुखता अवध है, शायद अयोध्या से ही अवध शब्द बना है, और इसके क्षेत्र में जैसे लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, गोंडा, बहराइच, ये सब जो है शब्द आ जाते हैं। अवधि के पुलिंग राजा, पुलिंग संज्ञा शब्दों में जैसे वा शब्द ज्यादा है, जैसे कि बोरा है, अब बोरा को क्या बोलेंगे, बोरवा बोलेंगे। ठीक है, बोरवा। ठीक है, ऐसे बोलेंगे छोरा, तो छोरा को क्या बोलेंगे, छोरवा बोलेंगे। ठीक है, वह लगा देंगे। ठीक है, बछवा, मतलब कि आपका जैसे कि बछड़ा शब्द है तो बछड़ा को बछवा कहेंगे। ठीक है, गाय को गैया कहेंगे। ऐसे तमाम शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अवधि के शब्द प्रत्यय लगाया जाता है। यह रूप विकारी भी नहीं होता है, जैसे घोड़ा से घोड़वा, घोड़े को क्या बोलते हैं, घोड़वा कहते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्दों में आधिकारी और विकारी शब्दों में
ना प्रत्यय भी लगते हैं, जैसे कि घोड़ावन, घोड़े के लिए घोड़ावन शब्द का प्रयोग, ठीक है, घोड़ावन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ज्यादातर भविष्यत रूप में इसको डा से बनाते हैं, जैसे कि करिहों, करूंगा को करिहों कहते हैं। भविष्य का एक रूप बा से ही बनता है, जैसे करीबा, करेंगे को करीबा भी बोलते हैं, का करीबा यानी क्या करेंगे आगे, तो क्या करीबा, का करबा आगे, ठीक है, का करीबा, जैसे बोलते क्या करोगे तो बोलेंगे का करीबा, ठीक है। अवधि की प्रमुख विशेषता यह है कि विशेषण या कृदंत रूपों में लिंग की अनुमति नहीं होती, जैसे करत हूं, अब करत हूं चाहे करता हूं चाहे करती हूं, दोनों इसमें आ जाता है करत हूं। जैसे मैं चला या चली के लिए चलो, अब चलो चाहे बोल सकते चलो, अब चलो के लिए पुरुष के लिए महिला के लिए, तोर, अब तोर के लिए तेरा, अब तोर चाहे लड़की के लिए प्रयोग करो चाहे लड़का के लिए, मोर यानी मोरा, ठीक है, मेरा को मोर बोलेंगे, दूसरा को दोसर बोलेंगे, ठीक है, कहते नहीं दूसरा दे दो, नहीं दोसर दे दियो, दोसर दे दियो, तनी अका देख लियो, आओ बैठो खावा पिया जाए, अवधि जाना था ना, ऐसे बोली जाती। अवधि बोले के लिए तमाम कोई ना प्रत्यय लगाओ जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब उदाहरण जो है द्रष्टव्य है इसके। भूतकाल का रूप इसी प्रत्यय लगाने से बनता है, जैसे जो है कहेंगे नहीं कहिस, का कहिस हो, ठीक है, कहिस या कहिसी, कहा को बोलेंगे। अवधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ने प्रत्यय नहीं लगता, जैसे कि ऊ कहिस, उसने कहा वो क्या बोलेंगे ऊ कहिस। ध्वनि की विशिष्ट से, ध्वनि की दृष्टि से अवधि में ए और औ मूल स्वर नहीं होते हैं, संध्याक्षर स्वर हैं जिनका उच्चारण क्रमशः आई औ के समान होता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया काव अवधि बोली, समझो अवधि का हुआ थी, तो यह हुए अवधि। आगे बढ़ो, दूसरी बोली बघेली। यह बोली बघेलखंड के बोली हुए। जम्मन मध्य प्रदेश का, जैसे रीवा जिला होगा, जबलपुर होगा, माड़वा होगा, बालाघाट होगा, यह सब जिला में कौन बोली बोली जाती, बघेली बोली जाती भैया, कौन बोली, बघेली बोली जाती, ठीक है। ऐसे अगला आगे छत्तीसगढ़ी, यह छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में की बोली है, जिसमें मध्य प्रदेश के रायपुर हो गया, बिलासपुर है, बिहार के पश्चिमी भाग, उड़ीसा के उत्तरी पश्चिमी भाग, इन सभी में आपकी छत्तीसगढ़ी बोली है। तो तीन बोलियां हो गई पूर्वी हिंदी की। वही अगली बोली आपकी है बिहारी भाषा। बिहारी भाषा क्या भैया, बिहारी भाषा है, बिहारी हिंदी। देखिए बिहारी हिंदी ये हिंदी की उपभाषा है, मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम बिहारी हिंदी पड़ा है, बिहारी। बिहार में इस उपभाषा की बोलियों के अलावा अन्य दो भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। दक्षिणी बिहार में आस्ट्रिक परिवार की संथाल आदि भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही दक्षिणी बिहार में ओराव आदि द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, जो है संथाल जनजाति के लोग या ओराव जनजाति के लोग बोलते हैं। इस तरह बिहार एक बहुभाषा भाषी राज्य है। बिहारी उपभाषा की तीन उप बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं, पहली है भोजपुरी, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली। मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी क्या आप सभी लोग जानते होंगे। भोजपुरी हिंदी की बोलियों में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है या भाषा है। इसका क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जैसे बस्ती हो गया, ठीक है, गोरखपुर हो गया, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, इन सभी में कौन सी बोली बोली जाती है, ये सब एक प्रकार से भोजपुरी बोली जाती है। बिहार में से चंपारण, सहारन, भोजपुर, पाला मऊ आदि भोजपुरी के क्षेत्र हैं। बेसिकली भोजपुर की वजह से इसका नाम भोजपुरी पड़ा, लेकिन बिहार से ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बलिया में, आजमगढ़ में, गोरखपुर, बस्ती, ठीक है, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सब में ये भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी की निम्नलिखित में से तमाम विशेषताएं होती है, जैसे कि इसमें क्या होता है भोजपुरी में बेटा, भोजपुरी में इसमें प्रत्यय नहीं होता है, जैसे कि ऊ कहलक, ऊ कहलक, उसने कहा क्या बोलेंगे, उसने कहा, ये एक प्रकार से प्रत्यय नहीं, ने प्रत्यय नहीं होता इसमें भी। ऊ कहलक या ऊ कहलस, भोजपुरी में से बोलते ऊ कहलस हो, ठीक है, तो उसने कहा को। ऐसे ही कर्ता के रूप में आधिकारिक शब्द, जैसे घोड़ा के लिए घोड़े को, घोड़े को क्या बोलेंगे, घोड़ा के, घोड़ा के, ठीक है। कुछ विशेषण लिंग के लिए बदलते हैं, जैसे कि जैसे बड़का, बड़ा के लिए बड़का शब्द, ठीक है, और बड़ी के लिए बड़की, जैसे बड़ा बड़ा लड़का, तो बड़ा लड़का के लिए बड़का लड़कवा, ठीक है। ऐसे ही बड़की, मतलब बड़ी लड़की के लिए बड़की लड़कियां। लेकिन कई संबंधवाचक विशेषण नहीं बदलते, जैसे कि मेरा, मेरी के लिए हमार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, हमारा, हमारी बोलते हैं बिहार में। वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होता है, हमार, हमारी। ओकर को जैसे उसका, उसकी को बोलते हैं ओकर हुई, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा और तुम्हारी के लिए तुहार और तोर शब्द का प्रयोग, ठीक है। ऐसे ही राम का या राम के लिए राम का, ऐसे शब्द का प्रयोग। कई विशेषण अधिकारी आकारांत रूप में आते हैं, जैसे कि जैसे बड़ा का बड़, छोटा का छोट, अच्छा का बड़ा नीक,
ठीक है, दूसरा का द्वसर, जैसा का जैसन, इस तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहारी हिंदी में या भोजपुरी में किया जाता है। क्रिया रूप लिंग के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे चलनी, जैसे मैं चला है मछली को बोलते हैं मैं चलनी, ठीक है। जैसे चलत हुई को क्या बोलते हैं, मैं चलता है चलती हुई तो चलत चलत हुई, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिहारी हिंदी की या भोजपुरी में बोलते हैं। संज्ञा बहुवचन रूप में ना प्रत्यय लेता है इसमें, जैसे कि घोड़ा को घोड़न कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, घोड़ी, ठीक है। इसके अलावा घोड़न, घोड़ो, इस तमाम प्रकार शब्दों का प्रयोग हो सकता है। भूतकाल का रूप प्रायः ला से बनता है। कुछ क्रियाओं में सी रूप भी एक प्रकार से जुड़ जाता है, जैसे कि हम रहली, ठीक है, हम रहली का क्या बन जाएगा, हमनी का रहली, ठीक है। तो एक प्रकार से भूतकाल में ये बन जाएगा वो। तू रहल, तोहनी का रहल, ये बन जाएगा भूतकाल में। उ रहल, उ लोग रहल, ये एक प्रकार से भूतकाल में बन जाएगा। भविष्य काल का रूप अगर देखेंगे तो भविष्य का रूप बा से बनता है, जैसे जाइब, जाऊंगा या जाऊंगी को क्या बोलते हैं, जाइब, भविष्य काल में, ठीक है। हम वहां जाइब, हम बनारस जाइब, हम गोंडा जाइब, हम बिहार जाइब, तो ये बोलेंगे, मतलब हम बिहार जाऊंगी या मैं बिहार जाऊंगी को बोलेंगे हम बिहार जाइब, ठीक है। आगे देखें, मगही, दूसरी बोली कौन सी, तो ये हो गई आपकी भोजपुरी। मगही क्या है, देखिए यह मगही बेसिकली मागधी यानी मगध की भाषा तद्भव रूप है, मगध से मगही बना है। यह बिहार के पटना, गया और आदि जिलों में बोली जाती है। तीसरी बोली है मैथिली, मैथिली मिथिला प्रदेश की भाषा है। यह उत्तरी और पूर्वी बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, इन सभी जिलों में बिहार के बोली जाती है। बिहारी की बोलियों में मैथिली का साहित्य जो है सबसे जबरदस्त है। जैसे इसमें विद्यापति जैसे महान कवि भी हुए हैं। मैथिली की भक्तिकालीन कवियों में विद्यापति का नाम बड़ा उल्लेखनीय, मैथिल कोकिल भी उनको कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक मैथिली में विपुल साहित्य रचना होती है। आज मैथिली विश्वविद्यालय स्तर तक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इसी संपन्नता के कारण से मैथिली भाषा, इससे अलग भाषा का दर्जा भी मिलता है। मैथिली को एक प्रकार से शामिल भी किया गया, किसमें जो है उसमें शामिल किया गया है जो 22 भाषा है संविधान की। भाषिक दृष्टि से यह बंगाली की बंगला भाषा की पड़ोसी है, अतः इसमें बंगला के कई समान तत्व भी मिलते हैं। इसमें सहायक क्रिया छी, जैसे हूं को छी भी कहते हैं, है को अच्छी कहते हैं, ये तमाम प्रकार के शब्द जो बंगला के शब्द हैं वो भी इसमें प्रयोग हो जाते हैं, यानी बंगला की विशेषता भी मिलती है। इसके अलावा आप लोगों ने नहीं देखा तो पेपर 2 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो लेक्चर्स हैं आपके, ऑब्जेक्टिव का पेपर जो आपका लोक साहित्य और लोक संस्कृति का, ये मैं दे चुका हूँ। मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का देख लीजिएगा, और बाकी इसका लिखित वाला पेपर भी दे चुका हूँ। लिखित वाला एक वीडियो भी फिर से आ जाएगा मॉडल पेपर, जैसे आज हमने चर्चा करा पेपर 2 का, पेपर 1 का, ऐसे पेपर 2 का भी मिल जाएगा। इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना बेटा तो 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है। इस नंबर पर क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम, आप किसी भी विश्वविद्यालय से अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे लिखित तो दोनों टाइप का मिलेगा। नाम यूनिवर्सिटी नाम सब्जेक्ट में करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने की, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। तो आपका 2 मेजर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर, तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक पेपर में 2 पेपर होते हैं, यानी कि 2 + 2 4 और प्लस में एक को करिकुलर 5, यानी कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे इसमें। 5 पेपर मतलब कि 5 पेपर की तैयारी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमें से बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। आप किसी विश्वविद्यालय से देखें, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह मासा कुम्भरी, एमजे प्यारे बरेली, डीडीयू, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार हो रही, आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव, ठीक है। ऐसे ही आपका और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, आपका और भी जैसे आपका बच रहा है कौन सा, आपका कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज, इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाली। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत की जाती है। क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।